एवरीबॉडी हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल विज़ावी यूपीएससी, उसके क्या डिमांड्स हैं और उसी हिसाब से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट के हिसाब से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल हम लोगों से क्या स्पेसिफिक डिमांड्स रखता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से हम लोगों का अप्रोच रहना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट को डील करने के लिए, किस तरीके से मार्केट में जो भी बातें चल रही होती हैं एक ऑप्शनल को लेकर के, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, उससे अपना एक न्यूट्रल ओपिनियन रख करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपना एक ओपिनियन कायम करना चाहिए। हम लोगों का पहला इंटेंशन है कि कम से कम टाइम में स्मार्ट से स्मार्ट तरीके से इस ऑप्शनल को समझने की कोशिश करें और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जैसा कि हम लोगों ने कल एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी कि बेसिकली ये ऑप्शनल डिमांड क्या करता है। हमने क्या कोशिश करा, हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि ऑप्शनल जब आप एंथ्रोपोलॉजी का ले रहे हैं तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करें, आपकी एक वक्फियत हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, कंप्लीटली आप ऐसा ना फील करें कि आप एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चीज़ से डील कर रहे हैं। हर चीज़ को आप अगर प्लानिंग तरीके से करें तो मेरे हिसाब से आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं चीज़ों को लेकर के, और एक बड़ा कंफर्ट फैक्टर लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, दिस इज समथिंग विच आई नो अबाउट। तो मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, एक लिमिटेड ही ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे यूनिट्स को मैं डिस्कस करता रहूं, तो एक इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा। बिकॉज हम कोशिश ये करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने 1.1, 1.2, 1.3 जो इसके डोमेन में रेलेवेंट चीज़ें हैं, मैं उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं और फिर वापस जा करके आपको एक कॉन्टेक्स्ट जो आपको मिल चुका है, जो मैं ओवरव्यू में बता रहा हूं, उससे आपको एक आसानी हो, आपको मज़ा आए इंटर रिलेट करने में कॉन्सेप्ट्स। और ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंथ्रोपोलॉजी में आपको कॉन्सेप्ट्स रिलेट करने आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल बाकी सोशल साइंसेस से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे अलग है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है। एंथ्रोपोलॉजी हमेशा हमेशा से एंथ्रोपोलॉजी रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी के आने से पहले भी कोई ऐसा एक डिसिप्लिन रहा है जो कि सोसाइटी एज अ होल के बारे में हमें समझा पाने में आसानी होती थी। तो बेसिकली ये एंथ्रोपोलॉजी का जेनेसिस कैसे हुआ, किस ऑप्शनल से टूट करके निकला और क्या रीजन था, क्या सिस्टमैटिक बिगनिंग हुई उसकी, शुरू से ही सिस्टमैटिक था या बाद में जाकर के सिस्टमैटिक हुआ, क्या कारण रहे होंगे कि वो एक डिसिप्लिन के तौर पर वो उभर करके आया। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। और बार बार हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को बार बार उसके बारे में बात करेंगे तो आप अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको चीजें पता है इस ऑप्शनल के बारे में, आप कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली रिलेट कर पाएंगे। आप उसको डर की भावना से नहीं कि कोई मोटी किताब पढ़नी पड़े, जो वर्ड्स मैं यूज करूंगा, मैं धीरे धीरे, मेरी कोशिश ये है कि आपसे उन सारे वर्ड्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जिससे कि आप बिना बताए, मतलब बातों बातों में कुछ कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने फेंक दूंगा, जैसे इथनोसेंट्रिज्म हो गया, कल्चरल रिलेटिविज्म हो गया, होलिज्म हो गया, एटोमिस्टिक व्यू हो गया, scientific study, social science, why is it social science, and if it is social science, why is it different from other social sciences, what makes it unique, how is it different from other social sciences, बाकी social sciences में क्या component है जो कि इसमें नहीं है या इसमें है मौजूद। ये सारी चीज़ों की जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक सर्टन बेस आपका बन जाएगा। क्योंकि लोगों को ये ही काफ़ी डर लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या नाम से। देखिए, बेसिकली मैं समझाने की आपको यही कोशिश कर रहा हूँ कि 2015 से पहले ये एक बहुत पॉपुलर ऑप्शनल नहीं हुआ करता था। 2015 से पहले इशू क्या था कि लोग जो एक ट्रेडिशनल ऑप्शनल हुआ करते थे, दो ऑप्शनल्स का भी एक फेज था लगभग 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले, जब दो ऑप्शनल्स हुआ करते थे तो बड़ा ही ट्रेडिशनल अप्रोच लोगों का रहता था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया साथ में कॉम्बिनेशन के साथ। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत मेजर कंपोनेंट जो है ना, वो बायोलॉजी से डील करता है, जिसमें कि आप मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आप जीन के बारे में पढ़ते हैं, आप डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें। तो बहुत लोग जो कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, उनको हमेशा ये एक उनमें एक
खौफ रहता है कि क्या वो इस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक मेजर पोर्शन, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे, या जब आप थियोरी डार्विनियन थ्योरी पढ़ रहे होंगे, सिंथेटिक थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ अंश आपको मिलेगा कि कुछ ना कुछ एस्पेक्ट से आप डील कर रहे होंगे। तो लोगों में ये एक खौफ भी रहता था कि ये पता नहीं ऑप्शनल हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, प्लस रिसोर्सेज की भी काफ़ी कमी रहती थी। एक सर्टन ऑप्शनल को डिसाइड करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि ना रखते हुए एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करें, जहां पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर्स, उसके टीचर्स, उसकी मटेरियल्स, उसके सारे रिसोर्सेज और आपका इंटरेस्ट, इसके बीच एक बैलेंस होना चाहिए। प्लस हर ऑप्शनल का एक ट्रेंड होता है, एक सीजन होता है जब वो चल रहा होता है, अपने उरूज पर होता है, कहते हैं अपने पीक पर होता है, तो आपको उस फ्लो के साथ बहने की भी कोशिश करनी चाहिए। लोगों के मार्क्स काफी एक जमाने में पबैड में आते थे, तो लोग पबैड लिया करते थे। एंथ्रोपोलॉजी को उस वक्त कोई भी बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता था, पर 2015 के बाद जब पब एड थोड़ा सा सैचुरेट होने लगा और लोगों के मार्क्स कम आने लगे, 2012-13 में लोगों के मार्क्स काफ़ी कम आने लगे, तो लोग एक शिफ्ट लेने लगे, लोगों ने रिस्क लेना शुरू किया कि चलो पब एड में, या फिर फॉर दैट मैटर सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा लोग आकर के जमा हो गए हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी प्रैग्मेटिक डिसीजन टू गो अहेड विद सच ऑप्शनल्स। तो लोगों को ऐसा लगा कि अब चलो क्या है, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। और जैसा कि है हियर से या फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो होती है, उसमें ये एक मार्केट में कॉमन परसेप्शन बनना शुरू हो गया कि ये एक आसान सा ऑप्शनल है विच कैन बी हैंडल इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट सर्टन फ्यू फैक्टर्स लाइक बायोलॉजी, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी एंड इवन इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर दैट मैटर, कहीं ना कहीं आप अपने थोड़ा सा सिस्टमैटिक एफर्ट से और पेन पेपर अप्रोच से या वीडियोस को रेफर करने के अप्रोच से आप उस सब्जेक्ट मैटर को, उस पोर्शन को आप आसानी से कवर भी कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट होते थे मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पिछले 1-2 साल से एक ट्रेंड है कि यूपीएससी को ये पता चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं, तो उसका जो एक थोड़ा सा शिफ्ट है वो आने का हल्का सा एक इंडिकेशन शुरू हो चुका है। तो इससे पहले जैसे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था ये वाला, ये सैचुरेशन का फेज जो है, वो सैचुरेशन का फेज पहुंचने से पहले ये ज़्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि इस ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर ला सकें। और ये भी कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी आपको एक आईएएस ऑफिसर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज ऑप्शनल का रोल काफ़ी होता है। तो जैसा कि आप सब फैक्टर्स को अगर अकाउंट में रखेंगे, आप अपने इंटरेस्ट को और सब्जेक्ट मटेरियल की प्रेजेंस को, उसकी इजी टफनेस जो कहना है आप कह सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल, टीचर्स अवेलेबल, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, तो मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा ही एप्ट ऑप्शनल है जिसमें कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक हम ये चाह रहे थे कि इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के बारे में आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। तो एक सर्टन स्ट्रेच तक हम कोशिश ये करेंगे कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा ही आपको सिर्फ सिलेबस दिखाऊं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूं। अभी तक मान लीजिए जितना भी मैंने कवर किया थोड़ा सा और कवर करके उसके बाद मैं कोशिश ये होगी कि हम लोग उस पुराने टॉपिक्स को जिसके बारे में आपको एक आइडिया हो गया है हम रिविजिट करें, और रिविजिट करके डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करें कि वो बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। 2 स्टेजेस में मैं चीज़ों को अप्रोच करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, पिक्चर्स, डायग्राम्स, फोटोज, ताकि ना आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप रहे। और फिर सेकंड अप्रोच ये होगा कि हम लोग एक्चुअली रियल डील की क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए, या क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपके आंसर्स का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, थोड़ा उसको भी टच करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एक समझ में आए। तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी इंसान अपने नोट्स से उन सारी चीज़ों को बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है कि किस तरीके से उसने एक सर्टन वे में क्वेश्चंस को डील किया, और एक सर्टन वे में आंसरिंग करने का जो टेक्निक है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ होती है कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया आपने, दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है कि आप सारे आइडियाज़ को किस तरीके से एक लिमिटेड वर्ड्स में पिरो करके अपने आंसर्स को प्रिपेयर करें। तो कल हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कल्चर वाले पार्ट से डील कर रहे थे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोगों ने ये 1.6, 1.7, 1.8 पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक इस एज से भी डील किया था। अगर हम लोग देखना चाहें बेसिकली तो आर्कियोलॉजी में अगर देखा जाए तो एक कंपोनेंट होता है प्री हिस्ट्री का।
प्री हिस्ट्री, अगर हम लोग यहां पे देखें, ये आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है, वो बेसिकली जब डील करता है तो एक कंपोनेंट से डील करता है, वो होता है प्री हिस्टोरिक, एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इस चीज में बेसिकली आपका आता है स्टोन एजेस। स्टोन एजेस जो होता है वो बेसिकली उसमें, उससे आप डील करते हैं। यहीं पे जब ये जो स्टोन एज या फिर कॉपर एज या जो भी होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको उस बेसिस पे मेंशन करते हैं कि वो टूल्स बेसिकली जो हुआ करते थे उस जमाने में, वो टूल्स क्या होते थे। जब आप स्टोन एज की बात कर रहे हैं, कॉपर एज की बात कर रहे हैं, या आयरन एज की बात कर रहे हैं, या जो भी आप टूल्स की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप बात कर रहे होते हैं उन मटेरियल्स के बारे में जो कि अवेलेबल हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सकावेशन। देखिए, जब हम प्री हिस्टोरिक एरा की बात कर रहे होते हैं तो हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री जो, या जो एक सब्जेक्ट मैटर है हिस्ट्री, बेसिकली वो क्या करता है कि जो भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं या उन लैंग्वेजेस को जिनको डिसाइफर किया जा सकता है, उनके बेसिस पे अपना एक क्रोनोलॉजी सेट करता है। हम लोग अभी कुछ देर में देखेंगे कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि जब मैं आपको ये सब्जेक्ट मैटर को रीड करके बता रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो हिस्ट्री से डिफरेंट है। हिस्ट्री में जो है रिटन रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा होता है बंदा या उस वक्त के लोग, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और फिर जाकर के एक हिस्टोरियन चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल वे में ऐड करता है और अपना एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बनाता है। जबकि आर्कियोलॉजी में जब हम प्री हिस्टोरिक एज की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग एकदम अर्ली मैन की बात कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो उस फेज के लोग जिनके पास तो ना तो लैंग्वेज हुआ करता था, ना तो कोई रिटन ऐसा कुछ मटेरियल भी अवेलेबल है, किस तरीके से उनको अटेन करके, उनको एक्सकावेट करके ये आइडिया लगाना कि ये किस फेज में रहे होंगे। उसकी एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग डेटिंग मेथड कहते हैं। डेटिंग, ये जो डेटिंग मेथड होता है, वो डेटिंग मेथड आपका एब्सोल्यूट डेटिंग और रिलेटिव डेटिंग, दो कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उस जमाने में क्या रहा होगा, चीजें कैसी रही होंगी, उन हड्डियों की एज को मिलाते हैं और अपना एक क्रोनोलॉजी सेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उस जमाने में लोग रहे होंगे। ये काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। जब ये डील कर रहे होते हैं तो इनके पास कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो ये जरूरी नहीं है, इनके पास कोई रिटन लैंग्वेज हो ये जरूरी नहीं है, इनके पास कोई मतलब और भी जो चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं, डिसाइफर्ड किया हुआ लैंग्वेज हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये जो भी अटेन करते हैं या जो भी अपना एक नॉलेज क्रिएट करते हैं, उसके पीछे की वजह सिर्फ ये होती है कि वो उन मटेरियल्स को एक्सकवेट करके निकालते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग वो फेज पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग ये सारी चीजों को डील कर रहे होंगे प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी को, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो अर्ली मैन कैसे हुआ करते थे और किस तरीके से उनके मटेरियल्स वगैरह जो भी हुआ करते थे, कैसे हाउ दे यूज्ड टू बी द पीपल दैट दे वेयर। और जब हम उस मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, जब हम उन हड्डियों के बारे में या उनके द्वारा यूज किए हुए टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे हम लोगों को उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। और जो ये कल्चरल एस्पेक्ट है ना इवोल्यूशन का, कि किस तरीके से टूल्स, आज हम इतने बड़े बड़े टैंक्स यूज करते हैं या एरोप्लेन्स वगैरह यूज करते हैं, तो किस तरीके से वो एक साइन है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। और किस तरीके से जो अर्ली मैन हुआ करते थे प्री हिस्टोरिक एरा के, किस तरीके से टूल्स वो यूज किया करते थे और उनके टूल्स किस तरीके से डिफरेंट हुआ करते थे। जब हम उसके बारे में पता करते हैं तो हम पाते हैं कि एक कल्चर की तरफ वो इंडिकेट करता है। और जब हम उस कल्चर के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, देन वी स्टडी अबाउट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, कॉपर ब्रोंज एज एंड देन आयरन एज। तो ये सब बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ कल्चर। देखिए, जब हम लोग अब जब फर्स्ट फेज में डील कर रहे होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली कल्चर का जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो इसका जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन दिया गया और ये डेफिनेशन किसने दिया। ये डेफिनेशन एक इंग्लिश इवोल्यूशनिस्ट ने दिया था, जो कि जिनका नाम
E.B. टाइलर था, उन्होंने सबसे पहले कल्चर का डेफिनेशन दिया था, एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन। ये फर्स्ट जनरेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे और इनको आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता था, बिकॉज ये एक ऐसे सोसाइटी के एक तबके से बिलोंग करते थे जो कि बहुत ही एडवांस्ड तबका हुआ करता था, और वो बेसिकली बैठ करके अपना ऑन द बेसिस ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्टुलेट्स, ये अपना एक थियरी दिया करते थे। और कल्चर का जो भी डेफिनेशन है वो हम लोग नेचर ऑफ कल्चर, और किस तरीके से जो कल्चर एक कंपोनेंट है वो बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बाकी सब फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को कनेक्ट करता है, क्या कनेक्शन है कल्चर का, और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी उस पर्टिकुलर चीज में कहाँ इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए नेचर ऑफ कल्चर हम लोग पढ़ते हैं, और कल्चर का सिविलाइजेशन पे क्या असर होता है, इथनोसेंट्रिज्म क्या है और कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, ये वर्ड आप बार बार देखेंगे जिसमें कि क्या होता है इथनोसेंट्रिज्म, मतलब आपको समझना पड़ेगा एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपके अंदर चीजों को देखने की जो भावना है वो कैसे आपको विकसित करनी है। विकसित किसके रिस्पेक्ट में? आप जब एक सोसाइटी में ट्रैवल करते हैं तो आप अलग अलग तबके के लोगों को देखते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, किसी के पास पढ़ने के पैसे नहीं है, किसी के पास कपड़े पहनने के पैसे नहीं है, और कोई 100 करोड़ के घर में रह रहा है। तो जब आप ये डिफरेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में जो डिवीजन है चीजों को लेकर के, पोलराइजेशन है चीजों को लेकर के, एक इकोनॉमिक रिज जो बना हुआ है, उसके वजह से लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो कैसे डिफाइन होती है, और उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के इसके अलावा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अलावा, हर एक व्यक्ति का अपना कुछ एक पारिवारिक सभ्यता है, खाने पीने, रहने सहने का जो सभ्यता है, कपड़ा पहनने का सभ्यता है, शादी करने का तरीका है। हम सिर्फ एक शहर में रह करके एक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर सकते, एक एसी कमरे में बंद होकर के हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यही हमारा ही तरीका जो है वो सही है और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो गंवार हैं या वो बेकार लोग हैं। ये जो अप्रोच होता है जिसमें आप अपने आप को, चाहे वो आपका मजहब हो, आपका रिलीजन हो, आप अपने मजहब को बाकी मजहब के एतबार से ज्यादा ऊंचा समझते हैं और दूसरों को हीन भावने से देखते हैं। इसी को जब आप रिलीजन के तौर पे देखते हैं तो इसको हमें बिगेट्री कहते हैं, BIGOTRY, बिगेट्री। एंड अ पर्सन इज कॉल्ड अ बिगट। और जब इसी चीज को आप कल्चरल एस्पेक्ट से देखते हैं तो कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा वेल प्लेस्ड हैं, ज्यादा एडवांस्ड हैं, आप वेल प्लेस्ड हैं, और आपका जो जिन सोसाइटीज को आप रीड करें आपको समझना पड़ेगा कि, और इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग तो बड़े इंटरेस्टिंग कंट्री में रहते हैं जहां पर कि हमारा समाज ना सिर्फ वर्टिकल डिविजन्स में बटा हुआ है बल्कि हॉरिजॉन्टल में भी काफी बटा हुआ है। आप एक शहर के एक पॉश लोकेलिटी में रह रहे हैं, कोई उसी वक्त किसी जंगल में रह रहा है और वो तीर से हंटिंग कर रहा है, हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, तो उसका अपना एक लाइफस्टाइल है, उसका अपना एक कल्चर है जिसको आप कहते हैं अंडमान निकोबार में मान ली ओंजी ट्राइब हो गया या जारावाज हो गया या एंडमानीज हो गया। ये सारे जो ट्राइब्स हैं, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हम लोग पेपर 2 में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और इन जनरल जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो अमेरिका के कुछ रीजन्स में रेड इंडियंस जो हुआ करते थे, हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटर्स ऑफ द कंट्री, उनको लेकर के उन्होंने जब रिसर्च किया, उनकी स्टडी है, उनकी पूरी इथनोग्राफी है या इथनोलॉजी है। आप देखेंगे ये सारे वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, इथनोग्राफी हो गया, इथनोलॉजी हो गया, जब आप किसी कल्चर को के इंसान को डिटेल में पढ़ते हैं, उस पर केस स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड हर एक चीज के बारे में आप अपना एक डिटेल स्टडी, एक्सटेंसिव बेस्ड ऑन कंप्लीट रिसर्च, कंप्लीट इंटरव्यूज, फेस टू फेस डायरेक्ट मीटिंग, क्वेश्चनियर्स, जो भी तरीका होता है एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग इथनोलॉजी कहते हैं। और जब अलग अलग आप सोसाइटीज के रहने वाले लोगों के बीच की पढ़ाई करते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, दिस ट्राइब वर्सेस दिस ट्राइब, आज के टाइम में और लेटर के टाइम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग इथनोग्राफी कहते हैं। इथनोग्राफी में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। अब आप कह सकते हैं इसकी क्या जरूरत है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी एज अ स्ट्रीम, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एज अ स्ट्रीम, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से प्रकट हो गया। हर चीज का एक जेनेसिस होता है, कहीं ना कहीं वो सोशियोलॉजी रहा होगा, उससे बढ़कर के वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हुआ होगा, इथनोलॉजी, इथनोग्राफी हुआ होगा, फिर जाकर के सोशियो कल्चर, जहाँ की सोशल और कल्चरल दोनों एस्पेक्ट को मिला करके आपको चीजें पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसका भी अपना एक जेनेसिस है, उसकी भी अपनी कहानी है।
तो हम लोग देखते हैं जब इथनोसेंट्रिज्म की बात हम लोग कर रहे होते हैं तो बेसिकली आइडिया वही होता है कि आप अपने आप को एक पेडेस्टल पे रखते हैं, अपने आसपास के रिसोर्सेज को, जस्ट बिकॉज यू आर पावरफुल, जस्ट बिकॉज यू हैव रिसोर्सेज, जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, जस्ट बिकॉज यू हैव एजुकेशन, जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ पावरफुल फैमिली, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू पीपल, एक्सेस टू पॉलिटिक्स, एक्सेस टू पॉलिसी मेकिंग, तो आप अपने आप को एक पेडेस्टल में रखते हैं और बाकी लोग जो आप ही के शहर में रहने वाले या आपके देश में रहने वाले, आपके इतने सभ्य, सो कॉल्ड सभ्य नहीं, या अपने जिंदगी को जीने के जिनके पैमाने, जिनका दायरा अलग है, उनको आप जज करते हैं। तो जब आप ये करते हैं देन यू आर बीइंग एन इथनोसेंट्रिज्म। तो क्या हो रहा था जब ये एंथ्रोपोलॉजी का थिंकर्स जो थे, जो फर्स्ट जनरेशन थिंकर्स थे, चाहे वो ई बी टायलर हो, मॉर्गन हो, ये सारे लोग जब भी बेसिकली चीजों को लेकर के अपने थियोरी दे रहे होते थे तो कहीं ना कहीं एक इथनोसेंट्रिक एटीट्यूड से वो गुजर रहे होते थे, जहां पे उनको ऐसा लगता था कि वी आर द वेस्टर्नर्स, वी आर द वंस हु आर रूलिंग द वर्ल्ड, एंड सो हमारे देखने का जो एक नजरिया है वही सही है, हम जो देख रहे हैं वही सही, हमारा ही समाज जो है वो ज्यादा सभ्य है, बाकी जो भी समाज है वो इतना असभ्य है, जंगली है, ये आदिवासी है। जब आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, कोई आदिवासी, आदि मतलब काफी आदिकालीन टाइम से कहते हैं, आदि मतलब आदिकालीन, काफी पुराना, अवासी मतलब वास करने वाले, आदिवासी लोगों के बारे में जब आप करते हैं उसमें एक नेगेटिव कोनोटेशन होता है कि कहीं ना कहीं आप उनको एक पुराने जमाने के जंगली लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको बताना चाह रहे होते हैं। जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जब आप किसी अंधे को अंधा बोलते हैं या लंगड़े को लंगड़ा कहते हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, या किसी आप जैसे वर्ड्स अब क्या है, अब आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि मेंटली रिटार्डेड, एक सिंपल सा वर्ड कह रहे थे मेंटली रिटार्डेड। जब आप ये कह रहे होते, जब किसी को रिटार्डेड कह रहे होते, तो आप अपने आप को एक पोजीशन में रख करके बोल रहे होते हैं कि भैया आप अच्छे हैं, तो उसको देने वाला तो भगवान ही है, तो उसकी जो भी पोजीशन है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो उसका फिर जो यूज ऑफ वर्ड्स है वो दिव्यांग में कन्वर्ट हुआ, मेंटली रिटार्डेड से लेकर के मेंटली आप कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड पीपल, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली जब हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, मेंटली रिटार्डेड से स्पेशली एबल्ड पीपल या दिव्यांग, जब हम दिव्य मतलब शक्ति अंग, जिनके पास सिक्स सेंस है, चीजों को अगर भगवान या अल्लाह किसी को एक कोई पर्टिकुलर चीज से महरूम करता है, मान लीजिए उसकी आंखें चली जाती हैं या वो सुनने में इतना सलाहियत नहीं रखता है, तो उसे कहीं ना कुछ एक और शक्ति उसके पास जरूर डेवलप होती है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि वो दिव्यांग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो केयरफुल यूजेज ऑफ वर्ड्स है वो क्यों किया जा रहा है। जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आप मोर एंड मोर accommodative, more and more adjusting, more and more tolerant, more and more इंक्लूसिव हो जाइएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और यही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है कल्चरल रिलेटिविज्म। और पहली बार फ्रांस बोस, जिसके बारे में मैंने आपको मेंशन किया था, ही वाज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु केम अप विद दिस आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, जहां पे उसने कहा कि आपको चीजों को इस तरीके से, इथनोसेंट्रिज्म, जब भी आपको यह वर्ड आए तो उसका ऑपोजिट वर्ड होता है कल्चरल रिलेटिविज्म, जिसमें उसने कहा कि आपको चीजों को इस तरीके से जज करने की जरूरत नहीं। हम लोग उसका डेफिनेशन, 10 मार्क्स का सवाल आ सकता है, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, 10 मार्क्स का सवाल आ सकता है, हाउ इज इट डिफरेंट विद कल्चरल रिलेटिविज्म। फ्रांस बोस को याद रखिएगा, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और किस तरीके से उसने ये सब करा। ये सब में हम दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और मैरिज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हर सोसाइटी में किस तरीके से वेरी होता है, किस तरीके शादियों के तरीके होते हैं, पॉलीगैमी क्या होता है, और किस तरीके से वो अलग अलग वेरी करता है, और किस तरीके से एक सोसाइटी में, कुछ सोसाइटी में आप जाइएगा तो एक हस्बैंड है 3 बीवियां हैं, ऐसा भी होता है, एक बीवी है 3 हस्बैंड्स हैं, ऐसा भी होता है। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सोसाइटी से, एक बेसिक आइडिया अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ताकि आप वो 150 वर्ड्स में उसको लिख पाने में सक्षम हो। बहुत ज्यादा कहानी इस पर नहीं बताएंगे, लेकिन जब भी ये होगा हम लोग इतना आंसर प्रिपेयर कर लेंगे अपना कि हम लोग उस चीज को समझ पाने में सक्षम हो। तो हम लोग देखते हैं मैरिज पेमेंट का क्या तरीका है, क्यों कहीं पे ब्राइड वेल्थ दिया जाता है, क्यों कभी डाउरी दिया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और शादी को रेगुलेट करने के क्या क्या तरीका है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। अब जब हम लोग भी अपने इस एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे पेरेंट्स वगैरह जो चाहते हैं कि सेटल होने के बाद हमारी शादियां, फाइनेंशियली सेटल हो जाने के बाद अब शादी कर लेनी चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप
भी चाह रहे होते हैं कि आपको किसी और से हो सकता है लगाव हो, यू माइट बी लाइकिंग समबडी जो कि अब अलग कास्ट का हो या अलग रिलीजन का हो, तो आपके पेरेंट्स वगैरह को वो नागवार गुजरता है, हो सकता है उनको वो सही ना लगे, उनको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सब जो मैकेनिज्म है, जो रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है, इसी को हम लोग कहते हैं मैरिज रेगुलेशन। मैरिज रेगुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सोसाइटी में एक बात समझिए, सोसाइटी के बारे में जब पढ़ रहे हो ना, तो सोसाइटी ने बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं। टूल्स किस लिए? उसको रेगुलेट करने के लिए। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं, और कभी हो सकता है कि आपको मतलब ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो आप गाड़ी रोकते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस ना हो, अगर कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल ना हो, तो द होल थिंग विल बिकम क्योस। जब आप शादी के इतर बाकी चीजों में इन सारी चीजों को देखते हैं, बात लॉजिकली समझ में भी आती है कि चलो ठीक है, लॉलेसनेस नहीं होना चाहिए, लॉलेसनेस या एनार्की जिसको कहते हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो ये सारे वर्ड्स आते होंगे, लिबर्टी, एनार्की, फ्रीडम। So freedom is not never absolute. Whatever freedom you have been accorded by the Constitution is not something which is in absolute terms. It is always laden with restrictions. So you need to appreciate that. सबसे पहली बात तो वो कि हर चीज रिस्ट्रिक्शन। तो ये है क्या बेसिकली? यही है पूरा मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। ये वर्ड जो है सोशल कंट्रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल कंट्रोल क्या इंपॉर्टेंट है? सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल बिकॉज बेसिकली एक मैकेनिज्म है कि चीजों को किस तरीके से हम जी किस तरीके से हम सोशल कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे होते। ट्रैफिक आए, आप गाड़ी रोक लिए, अगर आप नहीं रोकेंगे, आप चलते चले जाएंगे, कोई और गाड़ी आएगी टक्कर मार देगी। उसी तरीके से जब मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपके पेरेंट्स जो कि आपको कंट्रोल, जैसे कि सरकार रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट रूल बनाती है, तो बेसिकली आपको कंट्रोल कर रही होती है पब्लिक स्पेसेस में या पब्लिकली आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में। ठीक उसी तरह जो पेरेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि एक सर्टन कल्चर से उनका बच्चा बिलोंग कर रहा है, उनकी बेटी बिलोंग कर रही है। मान लीजिए आप कायस्थ फैमिली से आ रहे हैं या राजपूत फैमिली से आ रहे हैं, तो कायस्थ बनिया इन लोगों के रहने का अपना एक ट्रेडिशन है, खान पान का, रहने सहने का अपना एक ट्रेडिशन है। और मोर ओवर हम लोग एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे लोग अपने आप को एक मजहब के दायरे में या अपने खान पान के दायरे में बांध करके नहीं रखते या इससे वो किसी को जज नहीं करते, वो ज्यादा एकोमोडेटिव होते हैं। और जब हम लोग देखेंगे कल्चर के प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ये सारी चीजों को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप बाहर जाएंगे तो एक क्रिश्चियन किसी से भी शादी कर सकता है, एक अमेरिकन इंडियन से शादी कर सकता है, कलर का कोई नस्ल भेद का कोई ऐसा लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एंड विद एवरी पासिंग ईयर इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर अकोमोडेटिव। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडिया अभी भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। शायद इंडिया के सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स वाले लोग पहुंच चुके हैं कि आप देखेंगे दिल्ली में रहने वाली कुछ फैमिलीज जो अच्छी वेल ऑफ फैमिलीज मानी जाती है पैसों से, या मुंबई की फैमिली जो हो गई, ये लोग का इतना कुछ लेन देन नहीं होता। लेकिन आप जो ट्रेडिशनल सेटअप वाले इंडियन सोसाइटी फैमिली में देखेंगे तो ये सारी चीजें मायने रखती है कि जो भी उनकी बहू आ रही है या जो भी बेटा इनसे शादी कर रहा है या उनकी बेटी जिनसे भी ब्याही जा रही है, उनका जो फैमिली सेटअप है वो क्या है, उनका खान पान का क्या सिस्टम है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें मायने रखते हैं। और अगर आप अपने उनके बनाए हुए दायरे से बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ फैमिली में तो मार भी दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लड़कियां मरी हुई पाई गई या सो कॉल ये रिस्पेक्ट के नाम पर या XYZ, यह हो सकता है माँ बाप बात करना बंद करते हैं। ये सब क्या है? ये सब है मैरिज का रेगुलेशन। मैरिज रेगुलेशन ये मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, पेट्रियार्क होते हैं, वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल करने के लिए ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए होता है। वो जमीन जायदाद नहीं देंगे आपको, जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। तो एक उनके बेटा को जो उन पर जिंदगी पर डिपेंडेंट है, ही इज नॉट वर्किंग एनीवेयर, ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल सेटअप है, उसको खाना फसल जो उगती है उसी से उसका परिवार चलता है। वो अगर उससे उसको अलग कर देंगे तो उसको डर लगा रहता है कि भाई अगर मेरे माँ बाप मेरे को मेरी जायदाद से बेदखल कर देगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, और जलन रहेगी कि वो प्रॉपर्टी ले लेगा, वो ज्यादा मैनिपुलेटिव है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है, क्योंकि उस बुजुर्ग को मालूम है
कि उसके पास ऐसे तो ताकत नहीं है, मेंटल ये फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है उस बंदे को मारकर गिराने की, तो कुछ एक दूसरा मैकेनिज्म हो जाए वो उससे बंधा रहे, ये भी एक मैकेनिज्म सोशल कंट्रोल है। तो मैरिज रेगुलेशन की जब हम बात करेंगे तो 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्रिप्टिव। प्रोस्क्रिप्टिव मतलब जिससे आप बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है इंसेस्ट टैबू का, जैसे माँ बेटे के बीच बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंथ्रोपोलॉजी में आप चीजों को जज नहीं करते हैं। माँ बेटों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, या आप देखें भाई बहन के बीच नहीं हो सकता, या बाप बेटी में नहीं हो सकता है। यही इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंसेस्ट टैबू। इस इंसेस्ट टैबू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और थिंकर्स का इसके बारे में क्या कहना है वो भी पढ़ेंगे। दैट कम्स अंडर द प्रोस्क्रिप्टिव। प्रिफरेंशियल मतलब कि जो वो प्रेफर करते हैं, और प्रिस्क्रिप्टिव जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया शादी यहीं पे होनी चाहिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। मैरिज पेमेंट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, किस तरीके से चीजें कंट्रोल की जाती हैं, फंक्शंस ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, मैरिज रेगुलेशंस, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इसमें कुछ जानने योग्य है। क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, ठीक है। एक दूसरा एस्पेक्ट है फैमिली। तो मैरिज और फैमिली का एक दूसरे से घनिष्ठ एक रिलेशन है। शादी और मैरिज, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्यों यूनिवर्सलिटी ऑफ डेफिनेशन है, क्यों इस तरीके से, ये सारी चीजें। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर, किनशिप, जिसके बारे में बात किया था हम लोगों ने। किनशिप क्या होता है? एक सबसे पहले किसी भी एक इंसान से, जब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है किनशिप, जब आप किनशिप पढ़ेंगे, किनशिप के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे मैरिज, मैरिज के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे फैमिली, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी 3 चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट स्टेज किनशिप है। जब हम किनशिप वाला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं जैसे किस तरीके से एक इंसान कैसे कैसे अपने सोसाइटी, उसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं या उससे एसोसिएटेड लोग हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करें। तो किनशिप में हम लोग देखते हैं 2 तरीके का किनशिप होता है, कॉन्सैंग्युइनिटी और एफिनिटी। या तो आप ब्लड रिलेशन जिनके साथ है वो कॉन्सैंग्युइनस किनशिप कहलाता है, या आप किसी से शादी करके अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो वो आपका एफिनिटी वाला किनशिप कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के किनशिप होते हैं। किस तरीके से घर में रहने का एक सिस्टम है। कुछ लोग हैं जो आपका मेट्रिलिनियल सोसाइटी है, पेट्रिलिनियल सोसाइटी, अवंक लोकल सोसाइटी है। कुछ सोसाइटीज में हम लोग देखेंगे कि मामा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मामा के घर में जाकर के लोग रहते हैं। और मतलब कुछ घरों में देखेंगे कि माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, मेट्रिलिनियल सोसाइटी हो गया। पेट्रिलिनियल सोसाइटी में देखेंगे कि बाप का बड़ा दर्जा होता है। तो उसी लिहाज से जो भी इनहेरिटेंस जो भी होता है वो सारी चीजें होती हैं। डिसेंट मतलब किस तरीके से वो डिसेंट हो रहा है, और जिस तरीके से चीजों का वो इनहेरिट किया जा रहा है। यूनिलिनियल क्या है, डबल क्या है, बायलैटरल, एम्बिलिनियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। किनशिप के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिक। किस तरीके से आपको अगर अपने एक किनशिप वाले सर्कल में लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई अपना पोजीशन कि आप कहां पर हैं, तो आप यहां पर डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटिव जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ते हैं, और अलग अलग सोसाइटी में किस तरीके से वो इवॉल्व करके आया है। कुछ सोसाइटीज में आप देखेंगे कि माँ के अलावा जितनी भी माएँ हैं, औरतें, उनको भी आप माँ ही कहते हैं, बाप की जगह जितने भी उनको भी आप बाप कहते हैं। लेकिन अलग अलग आप सोसाइटी में जैसे जाएंगे वो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सोसाइटी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन बढ़ता चला जाता है। डिसेंट किसको कहते हैं, अलायंस का जो एक थियरी है लेवाई स्ट्रॉस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का सवाल आता है उससे कई बार, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक व्यक्ति के बारे में, जिसकी सोसाइटी के बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, हमने उस इंडिविजुअल के बारे में क्या क्या देखा, उसकी किनशिप के बारे में देखा, उसकी फैमिली के बारे में देखा, मैरिज के बारे में देखा। हमें एक बेसिकली एक आइडिया हो गया कि वो किस तरीके का वो है, उसका पूरा कल्चर कैसा है, वो इंसान किस तरीके से है, ये सारी चीजें। अब जो है उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो सोसाइटी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसको प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में, सिंपल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो बड़ा
सिंपली लिंक्ड है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उनको पढ़ पाना, प्लस वो एक इवोल्यूशन के उस स्टेज पर है जहां पे आप उनको इजीली आइडेंटिफाई और लेबल कर सकते हैं, उनको समझने के लिए आपको इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए बेसिकली हम लोग जो है वो सिंप्लीफाइड सोसाइटी को लेकर के चलते, ताकि उसके बाद वो इंसेप्शन से पढ़ लेने के बाद आप धीरे धीरे इवॉल्व करके एक सर्टन मेच्योर्ड स्टेज में जो भी चल रहा है कल्चर, उसके बारे में अपना आइडेंटिफाई कर सकते। तो आसानी होती है प्रिमिटिव सोसाइटी को समझना, क्योंकि वो क्लैन बेस्ड होता है, वो ऐसी सोसाइटी होती है जो कि जहाँ पे ट्राइबल सिस्टम चल रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो जब आप वो पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप में लीनिएज, क्लैन, फ्रैट्री, मोइटी एंड किंड्रेड, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको उसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा ट्राइबल का क्या है। ये सारी चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ 6 सवाल में, कुछ 6 से 7 सवालों में आप पूरे किनशिप के चैप्टर को कंप्लीटली तोड़ सकते हैं। उन 6-7 सवालों का जवाब अगर आपको मिल जाएगा तो आपका किनशिप चैप्टर भी रेडी हो जाएगा। पर एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब हम लोग मॉडर्न सोसाइटी के मार्केट को जब डिसाइड जो के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। क्या? कोई भी हमारा जो एक मॉडर्न सोसाइटी का जो मार्केट है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। मार्केट जो होता है रेगुलेट करता है खुद को, मतलब मार्केट ड्रिवन होता है, डिमांड और सप्लाई। किसी चीज का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। और कोई चीज की डिमांड कम है, आपके हाथ में पैसा ज्यादा है और रिसोर्सेज आपको अचीव करना है, तो आप डिमांड भी बढ़ जाएगा, वो चीज़ महंगी भी हो जाएगी। सबके हाथ में पैसा है, यानी सबके पास उस चीज़ को खरीदने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो वो डिमांड और सप्लाई से चलता है। पर हम लोग यहाँ पर जब एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिवली हम लोग एक प्रिमिटिव सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि उनकी सोसाइटी कैसे चलती है। क्या उनके सोसाइटी में जो है ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है, या वो भी मार्केट ड्रिवन होता है, या वो भी एक सिंप्लीफाइड सोसाइटी होता है जो कि एक दूसरे का सोशल जो एक इमोशनल एलिमेंट होता है और जो उनकी अपनी एक श्रद्धा होती है। आप देखिएगा अभी भी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे आपके दोस्त होते होंगे जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, या जो एक ऐसे गांव से आ रहे होते हैं, उनके अंदर जो अपने भाइयों को बहनों को लेकर के एक उनके अंदर जो लगाव मोहब्बत होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। एक बड़ा भाई जो भी अगर खड़ा होकर के कुछ भी बोल दे तो एवरीबडी एग्रीज टू व्हाट ही हैज टू ऑफर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर जैसे जैसे आप न्यूक्लियर सोसाइटी में चले जाते हैं, उनका कंट्रोल, उनका दबदबा कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसी को जब आप ट्रांसलेट करते हैं इकोनॉमिक में, तो आप देखेंगे कि जो एक इमोशनल कंटेंट होता है किसी भी चीज को डील करने के लिए, उसका जो प्रेवलेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। एक प्रिमिटिव सोसाइटी में वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर वो है तो फिर आप क्या मुनाफा, क्या घाटा, क्या नुकसान, तो इसी को कहते हैं एलिमेंट ऑफ एम्बेडेडनेस। ये वर्ड हम लोग देखेंगे, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एम्बेडेडनेस। इम्बेडेडनेस, वो इम्बेडेड होता है, जो इमोशनल कंट्रोल होता है, जो इमोशनल फैक्टर होता है, तो वो उसका कितना रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। सिंपल सोसाइटी में क्या क्या मोड्स ऑफ एक्सचेंज है, जैसे कि किसी को कुछ देना है तो बार्टर सिस्टम है। मतलब कुछ इतनी सिंपल सोसाइटीज है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि भैया वो अगर आपको आपके और उनके बीच का ट्रांजैक्शन होना है तो वो आप उनको शायद पत्ता देंगे तो वो आपको कुछ लकड़ी देगा। इस तरीके का कुछ या अगर आप बकरी दीजिएगा तो हो सकता है वो आपको कुछ लकड़ी दे दे या कुछ और सामान दे दे। इस तरीके का, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुल एक्सचेंज, खुला एक्सचेंज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। रेसिप्रोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कम्युनिटी में, वो है हम लोग पढ़ेंगे कि सब्सटैंटिव और फॉर्मलिस्ट के बीच का डिबेट। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच का डिबेट ये रहा है कि इवन द सिंपलेस्ट सोसाइटीज हैं वो दे आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। बल्कि कुछ का कहना है कि भाई ऐसा नहीं है। तो ये जो डिबेट है उसी के चारों तरफ रोटेट करता है और इस डिबेट को हम लोग कहते हैं फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट डिबेट। ठीक है। अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का क्या एस्पेक्ट्स है, क्या एंगल्स है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या फर्क पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे चेंजेस आए हैं और अब वो कैसे हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट 3rd यूनिट माना जाता है, जिससे काफी सवाल आते हैं। 20-25 मार्क्स के तो सवाल आते ही आते हैं।
एक एस्पेक्ट वो हो गया, फिर पॉलिटिकल एंगल है, और ये जो मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल है जिसके बारे में मैंने कहा, किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए आपको समझना जरूरी है कि उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एंगल क्या है, किस तरीके से वहां पे गवर्नेंस किया जाता है। और क्योंकि ये सिंपल सोसाइटी है, यहाँ पर टिपिकली जैसे हम लोग का एक पूरा बाकायदा सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, देयर इज अ प्रेसिडेंट, देयर आर पार्लियामेंट एंड ऑल, उस तरीके का वर्क करता है कि नहीं करता है, ये हम उसमें पढ़ेंगे जहाँ पे हम चीजें। और फिर अगर ऐसा नहीं वर्क करता तो सोशल कंट्रोल का क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से बैंड, ट्राइब, चीफडम, किंगडम, स्टेट, ये सारी चीजों में क्या डिफरेंस, ये सब सोशल कंट्रोल क्या है, और वहां पे कानून कैसे वर्क करता है, लॉ एंड जस्टिस का क्या सिस्टम। फिर हम मजहब में आ जाएंगे, रिलीजन, यहाँ पे बेसिकली हम रिलीजन तक यहाँ पर आकर के रोकेंगे, और ये फिर थिंकर्स पे आ जाएंगे। छठा जो है वो थिंकर्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं ये थिंकर्स को काफी डिटेल में करूंगा, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखिए, मैं आपको 1 to 6 का मैंने मेंशन तो किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं एकदम सिस्टमैटिकली ही चलूं। मुझे जहां लगता है कि ये चीज आपको पहले जाननी चाहिए, तो हो सकता है मैं आपको वो पहले बता दूंगा, और धीरे धीरे एक वक्त आएगा ना जब सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और आपका एक होलिस्टिक पिक्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करता हूँ चीजों को हैंडल करने के लिए। मुझे लगता है कि जो भी चीज जिस वक्त पे जरूरी है वो चीज आपको जानना चाहिए। कोई डेफिनेट पैटर्न से मैं सारे मॉडल्स को कवर नहीं करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे थिंकर्स का रोल आपको जानना जरूरी है ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकें, तो पहले मैं थिंकर्स को ही कवर करवाऊंगा। और ये एक आखिरी एस्पेक्ट है रिलीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई थिंक यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद दिस चैप्टर। स्टार मार्क कर लीजिए अगर आपके पास कहीं है, तो ये रिलीजन चैप्टर जो है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। रिलीजन चैप्टर में ओरिजिन ऑफ रिलीजन, किस तरीके से मजहब का जो स्टार्टिंग हुआ वो समझना इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनका नाम डर्कहाइम है, कल मैंने आपको उनके बारे में बताया भी। उनसे रिलेटेड दो तरीके के सवाल आते हैं। एक टोटेमिज्म, आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड होगा टोटेमिज्म। टोटेमिज्म, इससे सवाल आता है। एक टोटेमिज्म यानी कि कितने कितने अलग अलग तरीके के रिलीजन है ट्राइबल्स में और पीजन सोसाइटीज में। किस तरीके से एनिमिज्म क्या होता है और किस तरीके से फिर एनिमेटिज्म में जाता है, फिर फेटिशिज्म क्या होता है, टोटेमिज्म क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिथ्स एंड रिचुअल्स, सबसे इंपॉर्टेंट दो तरीके के सवाल यहाँ पे बनते हैं। टोटेमिज्म क्या होता है और सेक्रेड एंड प्रोफेन क्या होता है। जब हम सेक्रेड और प्रोफेन के बारे में बात करते हैं तब डर्कहाइम आपके पिक्चर में आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि किस चीज को हम सेक्रेड कहते हैं और कौन सी चीज प्रोफेन है। क्या किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि वो उसको सेक्रेड बनाता है, या किसी भी चीज को आप एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ सेक्रेडनेस। हो सकता है कि आप किसी चीज को, एक पत्थर को लें और आप उसको सेक्रेड डिसाइड कर लें, क्या उस पत्थर के अंदर सेक्रेडनेस इंट्रिंसिकली मौजूद है या उसको वो स्टेटस बीस्टो किया गया है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सेक्रेड एंड प्रोफेन का। ठीक है, मिथ्स क्या है, रिचुअल्स क्या है, इनके बीच की जो डिफरेंस होता है वो समझना जरूरी है। और अलग अलग रिलीजन का जो भी फॉर्म्स है ट्राइबल एंड पेजेंट सोसाइटीज में वो समझेंगे। किस तरीके से कुछ कुछ सोसाइटीज में, देखिए हम ये जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सिंपल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता है कि जब आपको कोई बीमार पड़ गए तो वहां कोई डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं कि डॉक्टर हैं और डॉक्टर के पास आप गए, उन्होंने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और चीज़ों को लेकर के आपको बताया कि भैया ऐसा है वैसा है, ये खा लो होगा। ये नहीं, इनफैक्ट अगर ये बीमार पड़ते भी हैं तो कभी भी ये डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ये अपने ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास जाते हैं। इसलिए यहाँ पे उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये होते हैं मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज, जो होते हैं प्रीस्ट, शामान, मेडिसिन मैन, सॉसरर, विच। ये जादू टोना भी करते हैं एक दूसरे पे, कि जादू टोना करके ये क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कुछ शक्तियों को लाया जा सकता है और उनका इलाज ये किया जा सकता है। तो ये एक विच, सॉर्सरी, ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे, छू छू करके निकलेंगे इनको, क्योंकि इनसे 10 मार्क्स का सवाल, 15 मार्क्स का सवाल, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में चीजों को समझेंगे और अपना आंसर्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप एक डेफिनेट वे में चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने पर्सनल नोट्स जो हैं मेरे, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के प्रोसेस में बनाया है, उसको उनका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूं ताकि आपको एक सर्टन वे में आंसर कैसे करना है वो आपको पता चले। तो हो सकता है कि वो काफ़ी मार्क्ड हो, कलर्ड हो, तो उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उससे मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि एक बार जब मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं तो फिर किस तरीके से मैं आपको उसके डिटेल में घुस करके बताऊं कि भैया ये आंसर्स का फॉर्मेट ऐसा होगा, तो तुम्हारे जो है ना कंसाइज वे में तुम कंप्लीट आंसर कर पाओगे। तो वो मेरा रीज़न रहेगा ये सब समझाने के पीछे। तो अब रिलीजन हो गया, मैजिक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंस हैं, ये हो गया। ठीक है, ये जो थिंकर्स है इसमें हम लोग आराम से डिटेल में करेंगे। अभी हम लोगों का इंटेंशन ये है कि जैसे मैंने आपको ये 5 टॉपिक्स के बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो
ऑलमोस्ट मैंने सारा दिखा दिया कि किस तरीके से ये कुछ कुछ है, देख लीजिए। जैसे जब हम लोग इसके बारे में बात करते रहे थे, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर आप देखेंगे इधर फोकस आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उससे जो सवाल का वेटेज है वो कैसे है। से बेसिकली सवाल जो है फॉर्मलिस्ट और सब्सटैंटिव व्यूज होता है इकोनॉमिक लॉज का, उस पर सवाल है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो जाने से उनकी सोसाइटी पे, ट्राइबल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बीच का डिफरेंस क्या है। डिस्कस डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सचेंजेस, जिसके बारे में हमने बात किया। बार्टर सिस्टम हो गया, खुला एक्सचेंज हो गया, रेसिप्रोसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक्सचेंज इन द सिंपल सोसाइटी, तो उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया। तो जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे सवाल आते हैं। एग्जामिन द डिबेट बिटवीन फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिव, तो ये जो फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिव वाला यूनिट है, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से फॉर्मलिस्ट होते हैं, सब्सटैंटिव, उनके बीच की जो डिबेट है वो बेसिकली क्या है। ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम क्या है। फिर देखिए सवाल आता है, डिस्कस द फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिव अप्रोच। सेरिमोनियल एक्सचेंज क्या है, ये कुल रिंग सेरेमनी जो होता है वो क्या होता है। प्रिमिटिव मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सवाल आ गया वो हो गया। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ऊपर देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी क्या है। व्हाट स्टेज इज नोन एज इंसिपिएंट स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस चैप्टर में आप हम पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब ये आ जाइए, ये लास्ट वाला। मेरा मकसद ये है कि आपको एक जो जितना भी हम लोगों ने एक सिलेबस का एक ओवरव्यू लिया है अभी तक 5th यूनिट तक, आपको एक हम लोग बार बार जब भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेज हमारा ये होगा कि बार बार हम लोग उन 5 यूनिट्स को, जब तक कि वो हम लोग कवर ना कर लें, हम लोग कम से कम शुरू के 10 मिनट जरूर देंगे कि सिलेबस को हम लोग बार बार अपने डिस्कशन में शामिल करें शुरू के 10 मिनट में। उससे ये क्या होगा कि कल जो भी एक्सप्लेन करा वो आपका दोबारा बताने पे रिवीजन भी हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि सिलेबस आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको मैंने क्वेश्चंस दिखा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आई होप कि आपने न्यू विशाल्स का जो अपना एक टॉपिक वाइज एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन बैंक होता है वो खरीद लिया होगा। अब आप इनको बार बार देखिएगा। तो इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 डेज, 10 दिन तक हम लोग ऐसा करेंगे। उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि 10वें दिन के बाद यू विल बी इन अ पोजीशन जहाँ पे आपके हाथ में, आपके दिमाग में वो सिलेबस घूम रहा होगा। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। कि आप मैं बार बार जो चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ उससे मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो भी है वो समझा पाऊँ। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हम लोगों ने बताया, सोशल कंट्रोल, नेचर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको बना करके जाना होगा। ठीक है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरीके से इवॉल्व हुआ। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बैंड विद सुटेबल एग्जांपल्स। व्हाट आर द डिफरेंट सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटीज। ठीक है, मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस का क्या सीन है, लॉ एडमिनिस्ट्रेड एंड प्रिवेंट। लॉ से कितना सारा सवाल आ रहा है, देख रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड स्टेटलेस, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम, एंड स्टेट हाउ लॉ एंड जस्टिस आर एडमिनिस्ट्रेड इन स्टेटलेस सोसाइटीज। देख रहे हैं काफी सारा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। रिलीजन पे आ जाते हैं, जो लास्ट टॉपिक है आज, मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या सवाल आता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन टोटेमिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक, डिफरेंट ट्रेडिशनल फॉर्म्स, क्या क्या है रिलीजन का। टोटेमिज्म पे फिर सवाल आया है। सेक्रेड एंड प्रोफेन इन डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन, एक्सप्लेन वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू स्टडी रिलीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या होना चाहिए रिलीजन को समझने के लिए। ठीक है, हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफाइन रिलीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शामिज्म क्या है, विच क्राफ्ट, विच क्राफ्ट जो कि आपका जो मतलब विच क्राफ्ट जो चल रहा होता है या फिर सॉर्सरी चल रहा होता है वो कैसे डिफरेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन। How do the religious functionaries play, what role they play, what is religion। देखिए टाइलर्स थ्योरी ऑफ origin of religion, religion and magic, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन प्रिमिटिव रिलीजन एंड वर्ल्ड रिलीजन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्राइबल, Why have religion and magic become stable features of a society। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप कर लिया कि रिलीजन क्या है और मैजिक क्या है और प्रिमिटिव सोसाइटी में चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे फंक्शन कर रहा है, तो आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे डेवलप होगा आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप उनको
सॉल्व कर पाएं, सक्षम हो जाएंगे आप चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये रिलीजन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क जरूर कीजिए। और फिर हम लोग का जो थिंकर्स है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे देना था, ओवरव्यू देना था आप लोगों को, पहला 5 यूनिट के लिए, वो मैंने आपको दे दिया है। तो दैट्स